गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4th एंड 5th ऑफ सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं। आज 10 नए एरियाज को कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। जिस तरीके से हम इस सीरीज के अंदर 10 नए एरियाज को कवर करते हैं और उन एरियाज को एमसीक्यूज के थ्रू कवर किया जाता है, जिससे कि आपके जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 1 या 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपको चाहिए होते हैं, वो एमसीक्यू के थ्रू आपके कवर हो जाएं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और अभी चलेंगे हम 10 नए एरियाज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होगा ओजोन पोल्यूशन को लेकर रहने वाला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर डिस्कशन करेंगे, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को लेकर जानने वाले हैं, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कहाँ पर खुला है उसके बारे में जानेंगे, ओंकोलाइटिक वायरस ये क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर्टिकल 142 के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को लेकर एक एमसीक्यू रहेगा, परख, एंड देन फाइनली एंटी रेडिएशन पिल्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें कि 10 में से आप कितना स्कोर करने वाले हैं। जो कट ऑफ है दैट इज 6। यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है वो 6 की है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0, एंड फॉर एवरी मिस रीडिंग -2 का स्कोर रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा कितना स्कोर आप यहाँ पर टारगेट करके चलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स ओजोन पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ओजोन पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है? क्या गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है? क्या बोन कन्वेंशन के द्वारा ऐसा किया जाता है? क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा करता है? क्या सफर जो आपका एक इनिशिएटिव है उसके द्वारा ये किया जाता है? ओजोन पोल्यूशन को किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। जो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है ये 1999 में आया था। बोन कन्वेंशन को सीएमएस भी कहा जाता है। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करें करेक्ट आंसर देने की। विद इन 1 मिनट 60 सेकेंड्स आप मैक्सिमम यहां पर ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है ये 1999 में आया था और इसका मेन काम क्या है? एसिडिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है इसको कम करना। ये एक मल्टी पॉल्यूटेंट प्रोटोकॉल है जिसके अंदर ओजोन जो पोल्यूशन है वो भी शामिल है। तो ये मॉनिटर करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अब आते हैं बोन कन्वेंशन के ऊपर। देखिए बोन कन्वेंशन का एक और नाम है जो है सीएमएस, जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्मल नाम है जिसका मतलब है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये किसके ऊपर है? दिस इज ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर ये कन्वेंशन है। तो यहां पर ये जो फोकस करती है ये बेसिकली किस तरीके से माइग्रेटरी स्पीसीज, एक्वाटिक स्पीसीज, एवियन स्पीसीज जो माइग्रेटरी हैं, तो पानी में रहने वाले और उड़ने वाले जो जीव हैं जो माइग्रेशन करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, उनको कैसे कंजर्व किया जाता है ये उसको लेकर है। तो इसका ओजोन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए आपको इतने क्वेश्चन तक जब तक आपने 4 में से 2 ऑप्शन को मेजर कर लिया, देख लिया कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहां पर आप एग्जाम के अंदर नीचे ऑप्शन में आ जाइएगा। आपको बेसिकली जहां पर 2 है उसको तो एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि 2 तो आंसर में हो नहीं सकता, आप श्योर हैं इस चीज को लेकर। तो डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 यहां पर भी है ए में, इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो नॉलेज है अभी तक की वो बता रही है कि 2 तो आंसर में होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ये तो है ही गलत, तो ये तो नहीं होगा। मतलब आंसर या तो बी होगा या सी होगा। लेकिन आपने ये भी फिगर आउट कर लिया कि जो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेट करता है? ये ओजोन से रिलेट करता है। मतलब 1 जो है ये आंसर में होना ही होना चाहिए। तो क्या 1 यहां पर है? नहीं, यहां नहीं है, लेकिन यहां पर है, तो आंसर शुड बी बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपको देखिए 50% क्वेश्चन से ही आपको आंसर जो है वो आसानी से पता चल गया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन का मेथड होता है। तो आपको आगे के बारे में, जो आगे के ऑप्शन है उसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंफर्मेशन हो जाएगी आपके आंसर को लेकर। लेकिन नहीं भी पता है, स्टिल इन दोनों इंफॉर्मेशन से भी आप आंसर दे सकते हैं अगर आप श्योर हैं पहले 2 ऑप्शंस को लेकर। वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफर जो है ये भी ओजोन को मेजर करता है। सफर की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, ओजोन को मेजर करने वाले जो इनिशिएटिव्स थे उनके बारे में हमने यहां पर देखा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर पूछ रहा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहां पर सबसे पहले तो अंडरलाइन करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। जो चीज पूछी जा रही है करेक्ट इनकरेक्ट उसको सर्कल में डालें। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये पब्लिश किया जाता है, एक इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। मे बी द पैरामीटर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके अंदर क्या आता है कि हमें माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें अक्रॉस द बॉर्डर जो ट्रेड है और क्रेडिट्स जो है इसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है और बढ़ावा देना है। मे बी इंडिया का जो रैंक है ईडीबी 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से
190th पोजीशन के ऊपर हम आते हैं। ये भी सही हो सकता है। 10 सेकंड्स लीजिए, सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे डिस्कशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक टूल है जिसे कि एक एजेंसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज को रैंक किया जाता है उनकी इनिशिएटिव्स के हिसाब से, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। ये देखता है कि किस जगह पर बिजनेस करना कितना आसान है, कितने अच्छे से बिजनेस किया जा सकता है। हमारी रैंकिंग इसके अंदर पहले कुछ खास नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसके अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो करना शुरू किया है। नाउ क्या इसको आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है? दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को लेकर आया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, एडीबी का मेन काम क्या है? यस, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को, ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर बनाने की कोशिश करता है, क्रेडिट मिलना आसान हो, इस चीज को लेकर भी कंसिडरेशन इसके द्वारा करी जाती है। तो बेसिकली ईडीबी जो है 10 पैरामीटर्स को देखता है, जिसमें कि किसी देश में बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है कि नहीं है, ठीक है, परमिट्स, कंस्ट्रक्शन परमिट्स मिलना ये आसान है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है कि नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कितना इजी है, क्रेडिट मिलना, लोन मिलना कितना आसान है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, टैक्सेस स्ट्रक्चर किस तरीके का है, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड किस तरीके से किया जा रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स कराना आसान है कि नहीं है, और इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर किस तरीके का है। ये 10 एरियाज को कंसीडर किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से निकालने से पहले, ठीक है। हमारा रैंक जो है वो काफी सुधरा है, 190 कंट्रीज में से हम 63rd पोजीशन पे हैं, 63वें पायदान के ऊपर हम लोकेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी। अभी एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर सिनर्जी नाम की एक्सरसाइज करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई है? ये सर्टिन के द्वारा करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा करी गई है, ये इसरो के द्वारा करी गई है, या डीआरडीओ के द्वारा करी गई है? 10 सेकेंड्स सोचिए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, सो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टिन जिसको कहा जाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, बी से कहा जाता है, इनका मतलब इंडियन है या इंडिया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का शॉर्ट वर्जन है CERT। ये किसके अंतर्गत आती है? ये मीटी के अंतर्गत आती है। वैसे आंसर तो मीटी भी ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार आपको पता है कि दोनों ही आंसर्स ठीक हैं, लेकिन दिस इज अ गुड आंसर। जो बी है वो एक अच्छा आंसर है, लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट जो है, ए जो है, वो आपका बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली कोलैबोरेट किया गया CSA के साथ। CSA क्या है? साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सिंगापुर की, उसके साथ यहां पर कोलैबोरेशन किया गया, एंड देन सक्सेसफुली सिनर्जी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया यहां पर, ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, क्योंकि आप जानते हैं रैंसमवेयर इनिशिएटिव जो है वो काफी सारे देशों से अभी इसके केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरीके का एक रैंसमवेयर अटैक भगवान ना करे इंडिया के ऊपर होता है, तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। हमारे पास वेयरविदल होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस तरीके के रैंसमवेयर अटैक को न्यूट्रलाइज करने की। आई होप आपको रैंसमवेयर अटैक पता होगा, नहीं आपको इसके बारे में आइडिया, तो प्लीज ऊपर यहां पर आपको अभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उसको प्लीज देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 किस बारे में बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। तो इन चारों में से किसने देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है उसे लॉन्च किया? क्या चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है, न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया है, तेलंगाना ने ऐसा किया है, या केरला ने ऐसा किया है? 10 सेकेंड्स आपके पास है। किसके द्वारा ये चीज करी गई है? किस यूटी या स्टेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? जो कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल है उसे अभी रिसेंटली दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड द दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। इसे क्या कहा जा रहा है? दिस इज कॉल्ड एज दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, राइट। इन दिस स्टूडेंट्स जो हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक वो इसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा एजुकेशन होगा, ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, DBSC जिसे कहा जाता है, जैसे बोर्ड्स होते हैं ना अलग अलग, आपने देखा होगा CBSE होता है, ICSE होता है, इस तरीके से दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये एफिलेटेड रहने वाला है। नो फीस विल बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे जो है इसमें एडमिशन ले पाएंगे, कोई फीस नहीं होगी। क्लासेस जो है कंडक्ट करी जाएगी
थ्रू एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जो कि स्कूल नेट और गूगल जो है मिलकर बना रहे हैं। तो गूगल भी इसके अंदर प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का काम कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट एंड एंटीसिपेट कि जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन, वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म होने वाला है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्चुअल स्कूल जो है उसे शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ओवीज को लेकर है, ऑन्कोलाइटिक वायरसेस को लेकर पूछा गया। ऑन्कोलाइटिक वायरसेस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओवीज जो है दे आर अ फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी, ये एक तरीके की इम्यूनोथेरेपी होती है जो कि वायरस को यूज करती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टीबी सेल्स को। जो ट्यूबरकुलोसिस के सेल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है। दे कॉज टीबी सेल्स टू बस्ट, इसकी वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जो सेल्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। विच रिलीज कैंसर एंटीजन टू एलिमिनेट एनी नियर बाय ट्यूमर सेल्स। तो इससे क्या होता है, जो एंटीजेंस होते हैं उन्हें रिलीज किया जाता है और आसपास के ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उनको भी एलिमिनेट किया जाता है। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताइए। देखिए ऑन्कोलॉजी आपने सुना होगा, जब हम ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो वी नो इट इज समहाउ रिलेटेड टू कैंसर। ये किससे रिलेट करता है? कैंसर से रिलेट करता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। सो इसका लेना देना टीबी से नहीं है। सो इट इज रिलेटेड टू बेसिकली कैंसर सेल। ये किससे रिलेट करता है? ये कैंसर सेल से रिलेट करता है। और जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा और जो बस्ट किया जाएगा वो भी टीबी सेल्स को नहीं, कैंसर सेल्स को किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। जो एंटायर क्वेश्चन था, बाकी सभी चीजें सही हैं लेकिन टीबी सेल्स जो है वो यहां पर नहीं आएंगे, कैंसर सेल को लेकर ही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार, जो कि बात कर रहा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर। पूछा गया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसको 2014-15 में वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया था, हो सकता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लॉसेज होते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किए जाते हैं। देखिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है किसानों के लिए बनाया गया था। अब आपको यहां पर बताना है कि इसे कब बनाया गया था, पहली चीज तो ये, और क्या सिर्फ केंद्र सरकार जो लॉसेज होते हैं उसको बियर करने में इसका इस्तेमाल करती है। सोचिए। चलिए सबसे पहले तो यस, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात करें तो किसानों के लिए इसे बनाया गया है, 2014-15 में बनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है किसानों को तो वहां पर जो फंड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहां पर जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज बोर्न बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर उस नुकसान को बेयर करती हैं। वैसे भी ओनली जहां पर आ जाता है, मैंने आपको बताया था वहां पर 80-20 रूल अप्लाई होता है। 80% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम को लेकर बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक को बनाने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए, दैट वुड डिस्करेज होर्डिंग एंड अनस्क्रूपलस स्पेकुलेशन, ताकि किसी भी तरीके से जो आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, जो डिमांड सप्लाई को मैनिपुलेट किया जाता है वो यहां पर ना किया जा सके, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। जो आर्टिकल 142 है ये किससे रिलेट करता है? क्या ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट से अपील आती है, मे बी मेजर्स टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए मेजर्स हैं जो कि जस्टिस को इंश्योर करती हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंदर आती है, या फिर कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। कुछ रिट्स को इशू करने की पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो 142 के अंदर आती है। सोचिए आर्टिकल 142 क्या प्रोवाइड करता है? 142वें आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको एक यूनिक पावर दी गई है कि वो पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कंप्लीट जस्टिस, कर सके बिटवीन द पार्टीज। दैट इज यहां पर कोई डिक्री सुप्रीम कोर्ट यहां पर पास कर सकती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जस्टिस है वो यहां पर डिलीवर हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। वैसे जितनी भी आपकी इंडियन पॉलिटी है उसके लिए भी आप यहां पर ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको जितने भी इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स है, क्योंकि पूरी इंडियन पॉलिटी जो है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया हुआ है, वो सीरीज आप देख सकते हैं यहां पर जाकर। करेक्ट आंसर फिलहाल यहां पर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 एचपीवी को लेकर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पूछा गया, एचपीवी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एचपीवी जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, हो सकता है,
persistence of certain high risk strains of HPV वायरस में रिजल्ट इनटू सर्वाइकल कैंसर। जो HPV है इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी यहां पर हो सकता है इस वायरस के कुछ स्ट्रेन से, कुछ इसके हिस्सों की वजह से। एम्स ने इसको लेकर एक वैक्सीन जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से वो भी डेवलप कर ली है। बताइए 10 सेकेंड्स आपके पास है। HPV जो है क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है? क्या इसके कुछ स्ट्रेन से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? क्या इसको लेकर वैक्सीन एम्स के द्वारा बनाई गई है? क्या आंसर होगा सोचिए। चलिए देखिए, पहली दो स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन है बनाई तो गई है बट इट इज क्रिएटेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा कोविड वैक्सीन जो थी वो भी बनाई गई थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इस वैक्सीन को बनाया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि परख को लेकर पूछा गया। परख को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। परख जो है एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये बेसिकली ऐसे नॉर्म्स गाइडलाइंस को सेट करता है जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट हो जाए और जो स्कूल बोर्ड्स हैं उनका भी इवैल्यूएशन हो जाए। मे बी ये क्या करता है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को गाइड करता है ताकि लर्निंग आउटकम्स देखे जा सके कि बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं कुछ पढ़ भी रहे हैं या उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो भी रही है या फिर सिर्फ स्कूल में जाया जा रहा है। ये स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें जज करी जाती हैं, मेजर करी जाती हैं, इवेल्युएट करी जाती हैं। सोचिए परख को लेकर क्या आंसर होगा। परख की वैसे फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। रिपीट कर देता हूं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर फुल फॉर्म आपको दी होती तो क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी हो जाता, तभी यूपीएससी आपको फुल फॉर्म नहीं देगा एग्जाम के अंदर, चांसेस आर वेरी लाइकली कि नहीं देगा। नाउ ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के दायरे में आता है, उनके अंतर्गत आता है और इनका मेन काम भी क्या है, स्टूडेंट को असेस करना, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना और स्कूल्स को इवैल्यूएट करना। तो ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली देखता है कि आउटकम लर्निंग जो चीजें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं उससे लर्निंग आउटकम्स क्या निकल रहे हैं। ठीक है, कि जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है क्या बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ स्कूल में जाकर 4th क्लास से या 5th में जा रहे हो, 5th से 6th में जा रहे हो, सिर्फ स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, लर्निंग कुछ नहीं हो रही है। तो ये चीजें असेस करने का काम जो है वो परख के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंटी रेडिएशन पिल्स को लेकर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एंटी रेडिएशन पिल्स को लेकर पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। दे आर पोटेशियम आयोडाइड KI टैबलेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो रेडिएशन एक्सपोजर के केस में प्रोटेक्शन देते हैं, हो सकता है। पोटेशियम आयोडाइड KI टैबलेट्स अचीव प्रोटेक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ थायराइड ब्लॉकिंग। ये किस तरीके से प्रोटेक्शन को अचीव करते हैं, थायराइड ब्लॉकिंग से ये जो प्रोटेक्शन है उसको अचीव करते हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। जो आपकी पोटेशियम आयोडाइड KI टैबलेट्स हैं इनके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। चलिए देखिए, वैसे ये जो टैबलेट्स होती हैं इनको एंटी रेडिएशन पिल्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एंटी रेडिएशन पिल्स कहा जाता है। दे कंटेन नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन एंड कैन हेल्प ब्लॉक एब्जॉर्प्शन। किसी भी तरीके का रेडियो एक्टिव या फिर कहें कि रेडिएशन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेशन, उससे प्रिवेंट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये थायराइड ब्लॉकिंग करके ही किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आंसर अगर आपने सी दिया है तो अपने आपको -2 दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। विनर कौन है, जिन्होंने लास्ट टाइम करेक्ट आंसर दिया तो उनका नाम अभी डिक्लेयर करते हैं। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे भी मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से रिवाइज करते हैं। रिवीजन के अंदर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कौन कौन से इनिशिएटिव ऐसे हैं जो कि ओजोन पोल्यूशन को लेकर हैं। तो गतनबर्ग प्रोटोकॉल जो है बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल, सफर के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, राइट। फिर हमने यहां से आगे बढ़ के EDP के बारे में पूछा था। यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कौन लेकर आता है, वर्ल्ड बैंक लेकर आता है। और यहां पर हमने ये भी देखा कि हमारा रैंक जो था इसके अंदर 63rd आया है, ना कि 75th। इसमें 10 फैक्टर्स जो थे, पैरामीटर्स, वो भी हमने यहां पर देखे थे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को लेकर सिनर्जी, जो किसके द्वारा करी गई है, मीटी के अंतर्गत आने वाली जो एजेंसी है, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडियन, इनके द्वारा ये चीज करी गई है। देन कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल कहां पर है, दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्लास 9 से 12th के लिए कोई फीस नहीं होगी और इसमें गूगल जो है वो भी प्लेटफॉर्म बनाने में हेल्प कर रहा है। फिर हमने ऑन्कोलाइटिक वायरस के बारे में देखा था। दिस इज रिलेटेड टू कैंसर, ये कैंसर से रिलेट करता है। इससे आगे बढ़ के हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आए थे जहां पर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर बात करी गई है। ये एस्टैब्लिश किया गया था 2014-15 के अंदर
यस, और इसमें क्या है, जो खर्चा होता है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में 142 के बारे में देखा था, जो कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है। यहाँ पर जो आपकी सीरीज है आप उसको भी यूज कर सकते हैं ऊपर दिए गए बटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने देखा था जो कि एचपीवी को लेकर था। तो यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा वैक्सीन बना ली गई है ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने परख के बारे में देखा था, जो कि स्कूल्स के साथ साथ बच्चों को भी इवैल्यूएट करता है, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर इसका ध्यान ज्यादा होता है। और लास्ट में एंटी रेडिएशन पिल्स के बारे में देखा था, जो कि पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स हैं जिसको एंटी रेडिएशन पिल कहा जाता है। थायराइड ब्लॉकिंग करके ये रेडिएशन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है। नाउ चलिए प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सबसे पहले तो चलिए रिया शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर भी ठीक है और आपके स्कोर भी अच्छा है। यहाँ पर टॉपर कैटेगरी में आपने स्कोर किया है। प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ईडीपी इंडेक्स, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसमें हमारी रैंकिंग क्या है। एट द सेम टाइम जो मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन उसमें यही पूछा जा सकता है कि आपसे कि ईडीपी के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण है उसके पीछे। एट द सेम टाइम फर्दर इसे और भी बेहतर बनाने के लिए 60 जो हम पोजीशन अभी नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं रुक गया हूं क्योंकि प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही है, जो भी हमने अच्छा रैंक इस बार हासिल किया उसे फर्दर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ये आपको बताना है, राइट। इंटरव्यू में भी आपसे यही चीज पूछी जा सकती है कि बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, राइट, और इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एक चीज आपको और बता देता हूं, 10 फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली 10 फैक्टर्स में हमारी परफॉर्मेंस एक जैसी तो नहीं होगी, कुछ परफॉर्मेंस में अच्छे होंगे और कुछ बुरे होंगे, तो आप इसके बेसिस पे अपने आंसर को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अपने मार्क्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जितने नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपका स्कोर अपर कैटेगरी में है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द टॉपर कैटेगरी। अदरवाइज कोशिश करें धीरे धीरे टॉपर कैटेगरी के अंदर आने की और फिर यहाँ पर अपने स्कोर को सस्टेन करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।